जीएसटी में फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, उसके अपन क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, जीएसटी के अंदर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो एक चीज सब जने गलती करते हैं, वो गलती अपन को नहीं करनी है। वो गलती क्या होती है, जीएसटी को सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। सीक्वेंस कैसे, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं, सेकंड के बाद थर्ड नहीं। जीएसटी में चैप्टर बहुत उल्टे सीधे सीक्वेंस में। अगर जीएसटी को आपने सीक्वेंस से पढ़ा तो आपको जीएसटी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और जीएसटी आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगी। ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के चैप्टर के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब इस चैप्टर को अपन कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वो चीज मैं क्लियर कर दूं। पहले आपका मीनिंग और स्कोप ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर आपने ये डिसाइड कर लिया था कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपका सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई का डिसाइड हो जाने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रांजेक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, मतलब उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स कहां लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां रहेगी, मतलब उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स कहां लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिसाइड किया जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का पर्पस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का रीजन क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी सप्लाई इंट्रास्टेट है या आपकी सप्लाई इंटरस्टेट है। ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी सप्लाई इंट्रास्टेट है या आपकी सप्लाई इंटरस्टेट है। अगर आपका सप्लायर और आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपका सप्लायर और आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट हुई है, सेम स्टेट मतलब राजस्थान से राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान, तो उसको क्या माना जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई। और अगर दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं, अगर जैसे सप्लायर और आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपके डिफरेंट स्टेट की है, मतलब जैसे राजस्थान और एमपी, तो वो क्या माना जाएगा आपका इंटरस्टेट। तो सप्लायर की लोकेशन तो अपन को पता रहती है, मेन आपको कैलकुलेट करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके लिए अपन को एक चैप्टर पढ़ना है। लॉजिक समझ में आ रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान देना, चाहे जीएसटी हो चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप उसको पढ़ क्यों रहे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ने का लॉजिक क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ने की रीजन क्या है, ये पता करना कि सप्लाई जो है वो इंट्रास्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है। ओके गाइस, सप्लाई का टॉपिक अब अपन स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए आपको टॉपिक को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और एक टॉपिक आपको बांटना पड़ेगा अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक पार्ट तो आपका बना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक पार्ट बना आपका अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि विद इन इंडिया के ट्रांजेक्शन, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि विद इन इंडिया ट्रांजेक्शन, मेरे इंडिया के ट्रांजेक्शन, विद इन इंडिया ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए दो पार्ट में आपको बांटना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेकंड पार्ट बनेगा आपका अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी विद इन इंडिया ट्रांजेक्शन। अब इसमें रूल कितने हैं, रूल है आपके बच्चों 5 रूल याद कर लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इजी है। देखो, पहला रूल, विद इन इंडिया ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका गुड्स का मूवमेंट होना, अगर आपका गुड्स का मूवमेंट होना कंपलसरी है, यानी गुड्स का मूवमेंट करना ही करना है, अगर गुड्स का मूवमेंट होना आपका कंपलसरी है, तब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह माना जाएगा जहां पे मूवमेंट आपका एंड होगा, जहां पे आपका मूवमेंट खत्म होगा, मूवमेंट एंड प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के साथ डिसाइड करते हैं। पहला रूल क्या आया आपका कि अगर आपका माल का गमन होना आवश्यक है या गुड्स का मूवमेंट होना कंपलसरी है, तो जहां पे मूवमेंट खत्म होगा वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, कोई पार्टी भिलवाड़ा की है, भिलवाड़ा की पार्टी ने अजमेर की पार्टी को गुड्स सोल्ड करने का डिसाइड किया, भिलवाड़ा की पार्टी ने अजमेर की पार्टी को गुड्स सोल्ड करना डिसाइड किया। तो खरीदार कहाँ का, बायर कहाँ का है, अजमेर का, सेलर कहाँ का है, भिलवाड़ा का। अब भिलवाड़ा का सेलर अजमेर के बायर को अगर गुड्स सोल्ड करेगा तो गुड्स भिलवाड़ा से अजमेर जाना तो जरूरी है ना। यस, तो गुड्स का मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, भिलवाड़ा से, कहाँ खत्म होगा, अजमेर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी जगह होगी, अजमेर, जहां पे गुड्स का मूवमेंट क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर आपका गुड्स का मूवमेंट होना कंपलसरी है, मतलब गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहुत ध्यान से समझना, अगर गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना अगर आवश्यक है, जरूरी है, कंपलसरी है, तो वो प्लेस जहां पे आपका गुड्स का गमन, गुड्स का मूवमेंट फिनिश हुआ है, वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। एक और एग्जांपल दो सर।
आप दिल्ली गए, दिल्ली की किसी पार्टी को आपने ऑर्डर दिया कि मुझे दिल्ली से गुड्स मंगाना है भिलवाड़ा। आप दिल्ली गए, दिल्ली की किसी पार्टी को आपने ऑर्डर दिया कि दिल्ली से गुड्स मंगाना है आपको भिलवाड़ा। सेलर कौन हो गया? दिल्ली वाला। बायर कौन हो गया? भिलवाड़ा वाला। अब मुझे बताओ आप उसको पेमेंट कब करोगे? जब आपको गुड्स की डिलीवरी कहाँ मिल जाएगी? भिलवाड़ा। मतलब क्या गुड्स का मूवमेंट, गुड्स को दिल्ली से रवाना करके भिलवाड़ा पहुंचाना कंपल्सरी है ना, मतलब भेजना पड़ेगा ना, तभी ट्रांजेक्शन पूरा होगा। तो वो इसके अंदर आएगा। कैसे? अब गुड्स का मूवमेंट दिल्ली से स्टार्ट हुआ, फिनिश कहाँ पे हो रहा है? भिलवाड़ा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? भिलवाड़ा। यानी जहां पे गुड्स का मूवमेंट एंड होता है, जहां पे गुड्स का मूवमेंट फिनिश होगा, वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और ये रूल कब लगेगा? जब गुड्स का मूवमेंट होना कंपल्सरी हो तब। जस्ट इसी का सिमिलर इको रूल, जब गुड्स का मूवमेंट होना कंपल्सरी ना हो, जब गुड्स का मूवमेंट होना, जब गुड्स मूवमेंट नॉट कंपल्सरी, जब गुड्स का मूवमेंट होना कंपल्सरी ना हो, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस वेयर गुड्स अवेलेबल। जहां पे गुड्स अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको भिलवाड़ा के अंदर प्लॉट लेना है, जमीन लेनी है, लैंड लेना है, बिल्डिंग लेनी है। अब बिल्डिंग, लैंड, प्लॉट की तो मूवमेंट कंपल्सरी नहीं है। क्या बिल्डिंग को मूवमेंट कर सकते हैं क्या अपन कि बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, या लैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले गए? मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे गुड्स का मूवमेंट कंपल्सरी हो ही नहीं सकता, या जहां पे गुड्स का मूवमेंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, या जहां पे गुड्स का मूवमेंट करना ही नहीं है, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पे गुड्स ट्रांजेक्शन करते वक्त अवेलेबल है, वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ध्यान देना, इसमें काफी ज्यादा डाउट आएंगे, आपके वापस प्रॉब्लम आएगी, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। गुड्स का मूवमेंट कंपल्सरी नहीं होने का मतलब ये चीज नहीं है कि गुड्स आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। केवल लैंड और बिल्डिंग होने कंपल्सरी नहीं है, आपका बिजनेस का नॉर्मल गुड्स भी हो सकता है। लेकिन ये रूल कब लग रहा है? कि जब सेलर और बायर ने ये डिसाइड कर लिया कि जहां पे गुड्स अभी है उस गुड्स को वहीं पे रखना है। सेलर और बायर ने ये डिसाइड कर लिया कि जहां पे गुड्स अभी प्रेजेंट में है, आपको गुड्स को उसी जगह रखना है, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करना है। उस कंडीशन में ये रूल लगेगा कि जहां पे गुड्स अभी अवेलेबल है वही जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे भिलवाड़ा का ही सेलर, भिलवाड़ा का ही बायर, सेलर भी भिलवाड़ा का है, बायर भी भिलवाड़ा का है। अब बायर सेलर के पास आके ये बोलता है कि आपके अजमेर वाले गोडाउन में जो गुड्स पड़ा है, आपके अजमेर वाले जो गोडाउन में गुड्स पड़ा है, मुझे उसकी डिलीवरी वहीं पे चाहिए, मुझे उसकी डिलीवरी वहीं पे चाहिए। अब बायर भी भिलवाड़ा का, सेलर भी भिलवाड़ा का, लेकिन गुड्स कहाँ पे अवेलेबल है? अजमेर। लेकिन उसका मूवमेंट वो कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि उसका मूवमेंट करना ही नहीं है। जहां पे गुड्स अभी है आपको डिलीवरी भी वहीं पे चाहिए, तो वहां पे ये रूल लगेगा कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन होते वक्त जहां पे गुड्स अवेलेबल है उसी जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दो कंडीशन क्लियर, ठीक है। तीसरी कंडीशन, थर्ड रूल इंस्टॉलेशन का, थर्ड रूल इंस्टॉलेशन का। इस केस में ध्यान देना, बहुत इजी रूल है। थर्ड केस प्लेस ऑफ सप्लाई का इंस्टॉलेशन का क्या कहता है कि जब गुड्स को डिफरेंट जगह से, जब गुड्स को डिफरेंट जगह से एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, जब गुड्स को डिफरेंट जगह से बाई करके एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, तो उस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई वहां मानी जाएगी जहां पे गुड्स को इंस्टॉल किया गया है, या जहां पे गुड्स को इकट्ठा किया गया है, जहां पे गुड्स को मंगाया गया है। एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली की फैक्ट्री में आपको मशीन को एस्टैब्लिश करना था, दिल्ली की फैक्ट्री के अंदर आपको मशीन को एस्टैब्लिश करना था, लेकिन मशीन के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स चाहिए थे, कुछ पार्ट्स जयपुर से मंगाया, कुछ पार्ट अजमेर से मंगाया, कुछ पार्ट बॉम्बे से मंगाया, कुछ पार्ट आपने कोलकाता से मंगाया, उससे कोई मैटर नहीं करता कि पार्ट कहां से है, आपको मशीन इंस्टॉल कहां पे करनी थी? दिल्ली की फैक्ट्री के अंदर। मतलब जहां पे इंस्टॉलेशन करना हो या जहां पे गुड्स को इकट्ठा करना हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस कंडीशन में वो जगह मानी जाएगी जहां पे गुड्स को क्यूमुलेट किया गया है, या जहां पे गुड्स को इंस्टॉल किया गया है, या जहां पे गुड्स को इकट्ठा किया गया है। तो इंस्टॉलेशन की केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जहां पे गुड्स को इंस्टॉल किया गया है या जहां पे गुड्स को कम्युनिकेट किया गया है। ये तीन रूल आपके क्लियर हो चुके हैं। चौथा रूल नंबर 4, गुड्स लोड ऑन बोर्ड। ध्यान देना, रूल नंबर 4, गुड्स लोड ऑन बोर्ड। बोर्ड का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का बोर्ड।
बोर्ड का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का बोर्ड। जैसे आप गुड्स को लोड करवा रहे हो, कि जैसे आपने गुड्स शिप में लोड कराया, गुड्स आपने एयरक्राफ्ट में लोड कराया, गुड्स आपने ट्रक में लोड करवाया, तो जब गुड्स को मूवमेंट के लिए किसी शिप पे, किसी एयरक्राफ्ट पे, किसी ट्रक पे लोड किया जाता है या उनके पोर्ट पे जाके उनको लोड किया जाता है, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई लोडिंग प्लेस। जहां पे आपने गुड्स को लोड किया है, जहां से आपने गुड्स को लोड किया है, वो जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ध्यान देना, 4 रूल क्लियर हो चुके हैं, 4 रूल को एक बार रिवाइज करना हो। जब गुड्स का मूवमेंट कंपलसरी होता है तो जहां पे गुड्स का मूवमेंट खत्म होगा वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जब गुड्स का मूवमेंट कंपलसरी नहीं होता है तो जहां पे गुड्स अवेलेबल है ट्रांजेक्शन के टाइम में वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जब गुड्स को डिफरेंट जगह से एक जगह मंगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और जब गुड्स को बोर्ड पे लोड किया जाता है, कन्वेंस बोर्ड पे लोड किया जाता है या शिप वगैरह एयरक्राफ्ट पे लोड किया जाता है, तो लोडिंग प्लेस, जहां जिस जगह से आपने गुड्स को लोड किया है वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन जिसमें थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन जिसको थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझना। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्डर देने वाला पर्सन दूसरा है और डिलीवरी लेने वाला पर्सन दूसरा है, मतलब किसी पर्सन ने ऑर्डर दिया है गुड्स का और कहा है कि डिलीवरी किसी थर्ड पर्सन को दे दो, वो ट्रांजेक्शन आता है थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर। जैसे समझना कैसे, मिस्टर एक्स है सेलर, मिस्टर वाई है बायर, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के पास जाके कहता है कि गुड्स की डिलीवरी मिस्टर जेड को दे दो। मिस्टर वाई बायर है लेकिन वो मिस्टर एक्स को जाके क्या कहता है, गुड्स की डिलीवरी मिस्टर जेड को दे दो, तो उस ट्रांजेक्शन को कहते हैं थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे गुड्स की डिलीवरी एक्चुअल बायर नहीं लेके कोई तीसरा पर्सन ले रहा है, तो उसको कहते हैं थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन को समझना कैसे, इसमें 3 पार्टियां कौन कौन बनेगी, मैं इधर लिख रहा हूं। 3 पार्टियां कौन कौन बनेगी। फर्स्ट पार्टी होती है आपकी, इसमें फर्स्ट पार्टी होती है आपकी सेलर, इसमें सेकंड पार्टी होती है आपकी, इसमें सेकंड पार्टी होती है आपकी रिसिपिएंट, जिसको गुड्स मिला है, रिसीव करने वाला, और थर्ड पार्टी होती है इसके अंदर एक्चुअल बायर, जो कि गुड्स का एक्चुअल बायर है। थर्ड पार्टी होती है गुड्स का एक्चुअल बायर। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, थर्ड पार्टी की लोकेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा थर्ड पार्टी की लोकेशन। ये आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के 5 रूल खत्म हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन रूल क्या कहता है कि जब भी गुड्स को किसी तीसरे पार्टी के ऑर्डर पे किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर किया जाएगा तो वो कहलाता है ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन। फर्स्ट पार्टी होती है सेलर, सेकंड पार्टी होती है रिसिपिएंट और थर्ड पार्टी होती है बायर। सीधा सीधा आंसर है, तो आपको बायर की लोकेशन को आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल क्लियर हो चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।